नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं पशुपति पारस जी, एलजेपी पारस गुट के सुप्रीमो। अभी इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है अंबेडकर जयंती के दिन। उसके बाद क्या आगे की रणनीति है, चर्चा करेंगे। आपने तो अपनी ताकत दिखाई अंबेडकर जयंती के दिन, अब नहीं देखिए, हम तो कोई ताकत नहीं दिखला है। हम पार्टी के संगठन करता है, संगठन पर हमको पूरा भरोसा है। आप सब लोग जानते हैं कि जब पासवान जी जीवित थे तो मैं पटने में ही रह करके पूरे बिहार का मैं संगठन करता था और संगठन करता मैं हूँ। और हमारी पार्टी दलित पिछड़ा की पार्टी हमारी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूजा आज सभी जात और धर्म के लोग करते हैं, वोट की राजनीति के लिए करते हैं। लेकिन 89 के पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम तो कोई नहीं लेता था। 89 में जब आदरणीय बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और स्वर्गीय पासवान जी लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने, तो वहीं से बाबा साहब का कद बढ़ा। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति लगाई गई और 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया गया। तो स्वाभाविक है, जो दलित परिवार में पैदा लिया, हम लोग जो आज इस चेयर पर बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोगों को यदि आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। और उस समय की राजनीति जिसमें बाबा साहब भीमराव देश का संविधान बना रहे थे, उससे वो भी अछूता नहीं थे। उनसे भी लोग, दूसरे जाति के लोग नफरत करता था कि ये दलित है, शरीर मत छुओ। तो ये स्वाभाविक बात है। अभी आपने देखा होगा कि आज से 1 महीना पहले पार्लियामेंट हाउस में आदरणीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का व्यवहार उन्होंने किया, इससे पूरा देश का दलित नाराज़ है। ये बात आप जान लीजिए कि पूरा देश का दलित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ईश्वर मानता है। लोग पूजा करता है, अपने घर में रख के, उनकी मूर्ति को रख करके, हम लोग ही घर में मूर्ति रख के पूजा करते हैं, समझे ना। तो इसलिए हमारा स्वाभाविक है, हमारा नेचर है, हम उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और हम प्रत्येक साल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। आपका कहना कि बीजेपी को दलित, देश का दलित वोट ही नहीं देगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं देगा, मेरे हिसाब से नहीं देगा। आप कह रहे हैं कि पासवान जी जब थे तो पूरे पार्टी के संगठन का काम आप देखते थे, तो क्या पार्टी विभाजित होने के बाद भी संगठन आपके कब्जे में है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार की जनता सब किसी से पूछिए और आपको भी पता है। आप अनजाने हो के मत बोलिए, आपको भी पता है कि जब पासवान जी जीवित थे तो बिहार का सब काम मैं ही करता था। बिल्कुल आप करते थे, लेकिन पार्टी के डिवीजन के बाद भी संगठन वो आपके साथ खड़ा है। पार्टी के डिवीजन के बाद भी संगठन मेरे साथ खड़ा। आप हमको एक बात बताइए कि प्रेस मीडिया के साथ ही कहते हैं कि दलित का नेता चिराग पासवान है। जब बिहार का उपचुनाव हुआ 2 जगह, तारापुर और कुशेश्वर स्थान का विधानसभा का उपचुनाव हुआ, तो उसमें तारापुर जो है सो जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और चिराग पासवान जी का उम्मीदवार हुआ तो वहाँ 5000 वोट आया चिराग पासवान के उम्मीदवार का। वही 5000 वोट उसका नहीं था, 5000 वोट उस कैंडिडेट का था, बाबू साहब कैंडिडेट था वहाँ। उसी तरह से कुशेश्वर स्थान में जो उपचुनाव हुआ, रिजर्व सीट है, वहाँ पासवान उम्मीदवार था चिराग पासवान जी की पार्टी से, उसको वोट आया 5100 वोट आया। यदि ये दलित का नेता होते तो 5100 और 5000 वोट क्यों होता, काहे जमानत जब्त हो जाती। अब लोकसभा के चुनाव में चूँकि एनडीए गठबंधन का हवा था और देश की जनता चाह रही थी नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था, हमारी पार्टी ने भी समर्थन दिया था। वो जो वोट आया है, वो जो सीट आया है, आप उसको किसी व्यक्तिगत लीडर से मत जोड़िए। आपको नहीं लगता कि आपने भूल कर दी? जब दलित उनको नेता नहीं मानता है तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अब नहीं लड़े हम। ये हमारी राय थी, हमारी पार्टी की राय थी कि चलो हम चुनाव नहीं लड़े। ये डिसीजन हमने गलत भी किया, ये भी बात मैं अक्सर। चुनाव लड़े होते तो 5 सीट पर चिराग हारते। मैं चुनाव लड़ा होता तो 5 सीट चिराग नहीं, एनडीए गठबंधन को बिहार में 15 सीट से बेसी नहीं मिलता, ये अब जान लीजिए। लेकिन कुछ गलतफहमी हुई, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन राजनीति करने वाला एक व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता है। और हमने कल फैसला लिया कि हमारी पार्टी अभी तक
देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि हम एनडीए के बहुत विश्वासी सहयोगी थे। 2014 से लेकर के अंतिम क्षण तक भी रहे। हमारे 5 गो सांसद को टिकट काटा गया, चूँकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी थी और है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा के लोग जानबूझ करके दलित को अपमान करने के लिए हमारी पार्टी के लोगों को टिकट काटा, क्योंकि हमारी विरुद्ध में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, हमारे पार्टी के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। फिर भी देश हित में, राष्ट्र हित में हमने फैसला लिया कि देश की पुकार है, नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और हम लोगों ने मदद भी की, हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी में गया, मुझको बुलाया गया तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन में भी गया में उनका प्रोग्राम था, मैं वहाँ भी गया। और मैं एनडीए गठबंधन से तब मैं अलग हुआ हूँ जब एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल जी और जनता दल यू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा जी, ये दोनों का बयान आया कि बिहार में एनडीए गठबंधन 5 पांडवों की पार्टी है, सिर्फ 5 ही दल उसमें है, उसमें आरएलजेपी का नाम नहीं था। ये हमारी मजबूरी हुई। और हमारी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है, तो पार्टी के अधिकांश हमारे लीडर्स जो हैं उन लोगों की राय हुई कि हम लोग इस गठबंधन से नाता तोड़ लें। क्या महागठबंधन के साथ जाएंगे? नहीं, तो अभी अभी भविष्य की रणनीति मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ तो 2 ही गठबंधन के बीच लड़ाई है। गठबंधन क्या, हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम अभी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अभी तक हम 22 जिला में घूमे हैं। हमारे पार्टी का फैसला है कि चलो गांव की ओर, और हम गांव की ओर पूरी पार्टी हम लोग गए हैं। अभी तक 22 जिला घूमे हैं, अभी 16 जिला और बाकी है। हम अक्टूबर के पहले जुलाई तक पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और हम उसमें देख रहे हैं कि हमारा जिताऊ उम्मीदवार कौन है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है। हमारा इंटरनल सर्वे भी हो रहा है। और उस समय में जब चुनाव का समय आएगा तो जिस पार्टी के द्वारा मुझको सम्मान मिलेगा, मैं उस दल के साथ गठबंधन करूंगा। इस बार पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को हराया अकेले खड़ा होकर के। इस बार क्या चिराग पासवान के सारे उम्मीदवार को आपकी पार्टी हराएगी? भाई, जब हम उसके विपक्ष में हैं, वो एनडीए गठबंधन में, हम उसके विपक्ष में, हम जिस भी गठबंधन में जाएंगे विपक्ष में रहेंगे तो स्वाभाविक है, फिर दोस्ती कहाँ है? जब दो धारा है, मान लीजिए कि देश में 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, तो कहीं न कहीं किसी गठबंधन में तो जाना है। जब 2 धारा है तो 2 धारा के बीच जब लड़ाई होगी तो हम तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ में जो भी उम्मीदवार होगा हम उसका विरोध करेंगे। तो मतलब इस बार चिराग पासवान की समेट देंगे? नहीं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं और हमको तानाशाह नहीं है कि हम किसी को समेट देंगे, कुछ करेंगे। एक देखिए, डेमोक्रेसी है देश में, प्रजातंत्र है, सबको मौलिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में अधिकार दिया गया है, चाहे राजा हो रंक हो, सबको 1 वोट देने का अधिकार, 1 वोट के हम मालिक हैं। जनता फैसला करेगी किसको समेटना है और किसको पद पर रखना। पारस जी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी ने मिलकर आपकी पार्टी को तोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे जो 6 सांसद थे, दल में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया था। और आप ये तो सोचिए कि 6 सांसद में 5 सांसद क्यों अलग हो गया? डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ तानाशाही व्यवस्था थी, एक बाहर का व्यक्ति आकर के राज करता था। इसलिए 5 सांसद नाराज होकर के उनकी पार्टी से इस्तीफा करके दूसरी हमारे पार्टी में साथ में आए और हमारे पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त की। वो अभी चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर कि पोल खोलेंगे, बेनामी संपत्ति की जांच की मांग कर। संबंध में आप हमसे डिस्कशन मत करिए। ये सब संबंध में प्रिंस राज जो हमारे भतीजा हैं, माने समस्तीपुर के सांसद हैं, वो इस बात के बारे में खुलासा कर चुके हैं। गार्जियन आप ही न है? नहीं, गार्जियन है, इससे मतलब नहीं है। ये गार्जियन हम इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, गार्जियन है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। लड़ाई को खत्म काहे नहीं करा? इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। चलिए, तो पशुपति पारस जी को आप सुन रहे थे। अभी पासवान फैमिली में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर ये ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि चुनाव के पहले घमासान जारी है और पशुपति पारस तो ऐलान कर ही चुके हैं कि इस बार एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन के साथ जाने की ज़्यादा संभावना है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इनकी नज़र उन सीटों पर खास तौर पर रहेगी जहां से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू को हराने का काम किया था पिछले विधानसभा चुनाव में,
पशुपति पारस चिराग पासवान के उम्मीदवारों को धूल चटाने की कोशिश करेंगे।